वर्ष में एक बार कर्नल घर आता, पर नंदी को अपने नाना का निपटाते बेर हो जाती। जब वह पति के कमरे में पहुंचती तो कर्नल उसे झिड़कियों से चीर कर रख देता। हद है, लगता है तुम्हें घर के खुसट बूढ़े और बुढ़ियों से ही मोहब्बत है। रात भी वहीं बिता आती। सहमकर नंदी सिसक उठती। वर्ष भर के उपालंब रोबीले पति की एक ही धमकी में उड़ जाती और असे कर्नल का प्रणय निवेदन भी उसकी सूक्ष्म धमकी सा ही रहता। दिए की बत्ती को फूकने में यक्ष पत्नी की जिस अनुपम सौंदर्यमयी भाव भंगिमा का कालिदास ने वर्णन किया है, वह शायद नंदी में भी रहा होगा, किंतु कर्नल की आंखें उसके उस सौंदर्य पक्ष को नहीं देख पाती। वह तो यही जानता था कि लकड़ी और कंडे के बदबूदार धुएं में लिपटी उसकी पत्नी एक सुगृहिणी थी, किंतु कुशल प्रेम का नहीं। उधर पति के निर्लज्ज प्रणयालाप से ऊबकर नंदी कभी कभी कानों में अंगुली धर लेती। हाय राम, कैसी छिछोरी बातें बकता रहता था रात भर। दिन में जिसके गंभीर चेहरे के आवरण को चीरकर हंसी की विद्युत छटा सी भी नहीं दिखती थी, रात को वही संयमी पति अत्यंत असंयमित आचरण कर बैठता था। कर्नल अपनी बर्फ की सिलासी ठंडी पत्नी पर कभी कभी ऐसा उबल जाता कि छुट्टी शेष होने से पूर्व ही स्वयं की छुट्टी कर देता और कलकत्ते भाग जाता। इसी तरह कर्नल के वैवाहिक जीवन में धीरे धीरे विष घुलता गया और उसने घर आना भी बहुत कम कर दिया। तार से उसके पुत्री के जन्म का समाचार मिला, तब भी घर नहीं गया। नंदी ने चचेरे देवर के पार्श्व में बैठकर ही छठ पूजन किया तो उसकी आंखें घूंघट के भीतर से ही छलक उठी। पंडित के मंत्रों के बीच ही उग्र पितामह की गालियों का क्रम चालू था। सिबिया के पल्ले नहान की परदेसन पड़ी। अपने कुमाऊ की छोरी होती तो पहलौठी में ही दंड से बेटा जनती। हरदत्त की बहू का पहलौठी लड़का देवदत्त के भी छोकरा ही हुआ, मेरे भी सिबिया का बाप, और उसकी बहू के भी लड़का। इस साले ने खानदान की रीत बिगाड़ दी, पहले ही पहल चेहड़ी। देखता हूँ हरबंश का पाठ कराना होगा। पर हरबंश का पाठ बेचारे नहीं करा सके। बीच ही में एक दिन नहान की बहू की माँ को एक भद्दी गाली देकर उठे कि चकराकर गिर पड़े और फिर नहीं उठे। पुण्यात्मा लोग राम का नाम लेकर चोला छोड़ते हैं। बुढ़ा मरा भी तो माँ को गाली देकर, घर की पुरानी मुंहफट नौकरानी ने कहा। गोबर से जमीन लीप लाप कर लिटा दिया गया और फिर सधे स्वर में घर की बहुओं ने समवेत करंदन से दिगंत गुजा दिए। मन ही मन प्रसन्नता के विमानों पर उड़ती घर की बहुएं बहुत देर तक रोती चिकती रही। फिर एक भयंकर युग का अंत हो गया था। वह गृह के स्वामी नहीं, किसी विराट दानव की देह पड़ी थी, जिसके आतंक से नहान की बहू ने अपने पति की भी अवहेलना कर दी थी। वही मृत्यु में कितना भोला और असहाय लग रहा था। लोगों में कानाफूसियां हो रही थी। बुढ़ा पंचकों में मरा है, न जाने किस किस को ले जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। 13वीं करके जज साहब लौटे तो बोले, छाती में बड़ा दर्द है। डॉक्टर बुलाने के बदले एपत की कुंडली लेकर बैठ गईं। ब्रह्मा की गोद में भी जज साहब बैठे हों तो भी काल खींच कर ले जाए, ऐसा विचित्र युग था। उन्होंने सिर से पैर तक श्रृंगार किया, पान खाकर बड़ी सी बिंदी टुकली लगा ली और पिछवाड़े के कमरे में जाकर द्वार बंद कर लिए। थोड़ी देर बाद पूरे घर में कोहराम मच गया। डॉक्टर ने आते ही सबके कलेजे में तीर सा मार दिया। हृदय गति बंद हो गई थी। एक सूतक की छूत भी नहीं दूर हुई थी कि यह वज्रपात हो गया। कंधा लगाने को बेटा भी उतने दूर से नहीं आ सकता था। जज साहब की बहू की ढूंढ मची। बड़ी देर तक द्वार खटखटाने पर जब नहीं खुला तो कुल्हाड़ी से द्वार तोड़ दिया गया। 16 श्रृंगार किए सती लक्ष्मी की निर्जीव देह पति के विवाह के रेशमी पीतांबर से बधी झूल रही थी। दोनों को एक ही अर्थी पर सजाकर राम नाम सत्य की महत्ता को भूल लोग सती मैया की जय करते श्मशान ले गए। तीसरे दिन कर्नल पहुंचा। क्रिया करके वह घुटने तक धोती पहन सिर मुड़ाकर सफेद कपड़े का खोपा बांधकर घर लौटा तो नंदी को पहली बार पति को देखकर किसी प्रकार का भय नहीं हुआ। घनी मूछों की यौनिका ने झूठ मूठ ही पति के चेहरे को भयावना बना दिया था। 13वीं कर जब कर्नल कलकत्ता जाने के लिए सामान बांधने लगा तो नंदी भी अपना सामान तैयार करने लगी। क्यों, यह क्या, तुम कहाँ चल रही हो? उसने आश्चर्य से पूछा। आपके साथ। पत्नी के दृढ़ कंठ स्वर से वह चौंक गया। अब मैं यहाँ किसके पास रहूंगी? चचिया ततिया सासों की मैंने यथेष्ट सेवा कर ली, अब आपकी करूंगी। उसने हंसने का उपक्रम भी किया। वाह, बड़ी देर से मेरी सेवा का ध्यान आया, पर तुम्हें मैं कहाँ ले जाता फिरूंगा?
मुझे दिन रात दौरे पर रहना पड़ता है। न हो तो थोड़े दिन के माँ के हुआ हो, सुविधा होने पर तुम्हें बुला लूंगा। नंदी ने फिर कुछ नहीं कहा। भाई आकर उसे लिवा ले गए। मायके में भी माँ नहीं थी, पिता का पहले ही देहांत हो गया था। भाई रेवती रमण की कविराजी की दुकान थी, घर के रईस थी। इसी से बहन को अपने पास रखने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। पहले पहल मायके में नंदी का भव्य स्वागत हुआ। भाभी ने ऊपर का कमरा खोल दिया, बच्ची को मालिश करने के लिए नाइन लगवा दी। पर जब वर्ष में एक बार भी कर्नल ने पत्नी पुत्री की कोई खोज खबर नहीं ली, तो भाभी ने पैतरा बदल दिया। प्रायः ही ननद भाभी में चकचक चलने लगी। रेवती रमण सरल स्वभाव के थे, धर्म भीरू व्यक्ति थे। बहन के मन की व्यथा से वे भी व्यथित थे, किंतु पत्नी से दबते दबते एकदम ही दब्बू बन गए थे। नंदी को किसी प्रकार का कष्ट न हो इसका वे विशेष ध्यान रखते, किंतु ननद भाभी के व्यवहार में कटुता विषम होती गई। नंदी भाभी के कट व्यवहार को देखकर अवाक थी। जिस मायके के आंगन और देहरी की परिध में उसने ही पहले पहल एक अपरिचित किशोरी को अपना बनाकर हृदय से लगा लिया था, वही आज गृह की स्वामिनी बनकर उस पर शासन करना चाहती थी। 15 वर्ष तक जिस कमरे में नंदी का एक छत्रप्रास था, वहां अब भाभी की बहन दुल्ली रहती थी। उसकी थुलथुल बाटी, पट्ट पायजे की तंग सलवार, कसी कसी कमीज और नायलॉन की दुपट्टा, सब कुछ देखकर नंदी सिर से पैर तक जल भुन जाती थी। कॉलेज ही में पढ़ती है तो क्या हो गया, ठसक तो ऐसे दिखाती है जैसे वह नंदी के बाप का नहीं, उसी के बाप का घर हो। भाभी के साथ नंदी का चौथा वर्ष चल रहा था। अहल्या मामा के आंख की पुतली थी, पर मामी की आंख की काटा। इसका एक कारण और भी था। रेवती रमण के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, किंतु विधाता ने तीनों को ही सौंदर्य दान में कृपणता दिखाई थी। दोनों लड़के हकलाते थे और एक साथ ही दोनों को माता निकली थी। भयानक यंत्रणा देकर माता शांत हुई थी, किंतु दोनों के चेहरे की बल लेकर लगता था निशान बनाकर ही रोग ने निरीह चेहरों पर चांदमारी सी कर छेद कर दिया था। लड़की गोरी थी, पर जन्म से ही गूंगी और बहरी होने से चेहरा वज्र मूर्खा ही का था। नंदी की अहल्या गुलाब की कली थी, गोरा नहानी रंग, काले भौरे सी पुतलियां और 8 अंगुल का चमकता माथा। ऊन के नाना रंग के फुंदे लगी टोपी और गुलाबे फूहड़ से रंगों की मिलावट से बुना स्वेटर भी उसके सौंदर्य को नहीं ढांप सकता। नंदी की भाभी अपने कुत्सित बच्चों के चेहरे से उस सलोने चेहरे का मिलान करती और सारी भड़ास नंदी के मत्थे निकालती। सांड जैसा खबीसा अपने बीबी बच्चों की भी सुध न ले तो थोड़ी है साले पर। सुना सुनाकर वह कहती, यहाँ कौन सी आमदनी है, मालती बसंत कुमकाकर हिष्टागत यही सब बेच बाच कर ढेला पाए मिला तो बनिए के पैसे चुकाए। ऐसे दलिद्रों के पल्ले बांध दिया। मेरे मायके में मरी 20-20 भैंसे थी। नंदी भी नहले पर दहला थी। किसे सुनाकर कह रही हो भाभी, वह दिन भूल गई जब तुम्हारे भैया को बाबूजी ने गर्म कोट सिलवा दिया था। ठंड के मारे थरथर कांपते इसी दरवाजे पर तुम्हें लिवाने लुरबुरिया से आकर खड़े हो गए थे। करकसा सावित्री की क्रोधांग में घी की धारा पड़ जाती। एक ही धोती पहनकर वह चौके से बाहर निकल आती। कोई न कोई बात तो हुई ही होगी जो खसम ने दूध की मक्खी सा फेंक दिया। ऐसे ही शर्म थी तो भाई की छाती पर मूंग दलने क्यों आ गई। खाने को तो 2.5 सेर खाती हूँ, 1.25 सेर दूध तो तुम्हारी बिटिया पीवे है। उस पर नखरे देखो मोई के। हाय भैया, मुझे लवांग दी चूड़ ला दो, चनप्रास ला दो, बड़ी कमजोरी हो गई है। हमें लूट कर मुटा रही हो बीबी, क्यों भाई भाभी के धुआं देखती हो। इसी बीच दोनों बेटे और गूंगी बेटी खाना मांगने लगी। ले धमाधम सावित्री ने उन्हें ही कूट दिया। चीची पेपे से सारा मोहल्ला गूंज उठा। आसपास के पड़ोसियों को बहुत दिन से ऐसी बढ़िया नौटंकी देखने को नहीं मिली थी। वे क्यों चुकते। रेवती रमण दुकान से लौटे तो चूल्हे में पानी पड़ा था। बहुत सारे पानी ने बहकर मिट्टी पुते चौके में कीचड़ ही कीचड़ कर दिया था। खुली दाल पर सहस्रों मक्खियां जुटी थी। आटा गूंथकर परात दूर पटक दी गई थी। चिमटा एक ओर पड़ा था, सरसी दूसरी ओर। चौका नहीं, जैसे पानीपत का युद्ध क्षेत्र था। यह वही चौका था जहां उसकी स्नेहमयी जननी नाना व्यंजन परोसकर दोनों भाई बहनों को एक साथ खिलाती थी। यह वही नंदी थी जिसके ब्याह के दिन वह फूट फूट रोया था। आज कलह ने गृह की श्री छीन ली थी। वह दबे पैरों से पत्नी के कमरे में गया। वह साकिल भिड़ाकर बंद थी। बहन के कमरे में झांका तो उसकी आंखें भर आई। रूखी लटों को हाथ से हटाते नंदी अहल्या को सुला रही थी। चेहरा सूखा था,
होठों पर पपड़ियां जमी थी, साड़ी मैली थी, न बालों में तेल था न माथे पर बिंदी। नंदी, रेते रमण ने बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा तो फूट फूट कर रोने लगी। माँ के रोने से अबोध अहल्या जग गई और मामा की गोद में जाने को मचलने लगी। भैया, मुझे आज ही कलकत्ते पहुंचा दीजिए, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। नंदी का शरीर सिसकियों से कांप रहा था। बहुत सोच विचार के बाद रेवती रमण ने यही स्थिर किया कि जैसे भी हो बहन को उसके पति के पास पहुंचाना ही होगा। वह बहनोई के दोनों पांव पकड़कर समझाएगा। आखिर ऐसा क्या दोष है उसकी बहन में? वह पढ़ी लिखी नहीं है, यही ना? पर क्या वे जज साहब को पहले ही नहीं लिख चुके थे कि नंदी केवल कक्षा 4 तक ही पढ़ी है? अहिल्या को लेकर नंदी स्टेशन से अकेली ही अपने पतिगृह जाने की जिद पर अड़ गई। जैसे भी हो वह भाई के सम्मुख अपना अपमान नहीं देख सकेगी। पत्नी यदि उसे स्वीकार नहीं किया तो वह भागकर हुगली नदी में कूद जाएगी। भाई ने बहुत समझाया पर उसने एक न सुनी। बहन के जिद्दी स्वभाव को वे जानते थे। नन्ही भांजी को चुमकर उन्होंने सामान रिक्शा में रखवाया और नंदी अकेले ही पुत्री को लेकर चल पड़ी। जब नंदी अपने पति के द्वार पर जाकर खड़ी हुई तो पति का वैभव देखकर दंग रह गई। नेपाली दरबार ने गेट पर ही रोक दिया। क्या है माँ जी, किससे मिलना है? साहब से, उसने कहा था। साहब तो इतनी भिनसार किसी से नहीं मिलते। आप बैठिए, उसने एक बेंच खींच दी थी। ऐसे मिलने वाले दिन रात आया करते थे और कभी कभी तो साहब बाहर ही बाहर उनकी मांगे पूरी कर उन्हें बिना भीतर बुलाए ही रफा दफा कर देते। साहब से कहो मालकिन आई हैं, मैं बाहर नहीं बैठूंगी। प्रभुत्वपूर्ण डगे भरती वह भीतर चली गई। ऊंची ऊंची घुमावदार सीढ़ियां थी। एक एक मोड़ पर पीतल के बड़े बड़े फूलदान थी। दीवारों पर बड़ी बड़ी पीतल और चांदी की मढ़ी तस्वीरें थी। सबसे ऊपर की सीढ़ी पर एक विशाल आईना दीवार पर टंगा था। उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर नन्ही अहिल्या ताली पीटकर चीखने लगी, अम्मा देखो तुम हम, अम्मा देखो तुम हम। और शायद उसी का कंठ सुनकर ड्रेसिंग गाउन डालकर कर्नल बाहर निकल आया। पति को देखकर नंदी और नंदी को देखकर कर्नल दोनों स्तब्ध थे। गुलाबी ऊन की कंछोपा टोपी और टखनियों तक झूलते फ्राक को एक हाथ से समेटकर अहिल्या मूछों वाले रूपदार अजन्मी पिता को देखकर माँ का आंचल पकड़कर सहम सिमट गई। बहुत क्रोधित हो जाने पर पति की परिचित मुद्रा नंदी ने पहचान ली। वह उसके दुस्साहस पर क्रोध में थरथर कांपता कुछ देर तक मौन खड़ा रह गया। फिर एक अवज्ञा मिश्रित विद्रूप से बोला, देखो आ गई हो, अब तो भुगतना भी पड़ेगा। यहाँ तुम्हें जैसे भी रखूंगा रहना होगा, समझी? क्या आने से पहले एक बार पूछ भी नहीं सकती थी? कितना कुछ कहना चाहती थी नंदी। उसने अपनी शिकायतों को दो के पहाड़े की तरह रटकर कई रातें काट दी थी, पर आज पति को सामने देखकर उसका समस्त साहस दुम दबाकर भाग गया। जाओ उधर जाकर बैठ जाओ, कर्नल ने एक कमरे की ओर इशारा किया। बेटी को एक प्रकार से खींचकर ही आंसू से अंधी बनी आंखों से मार्ग टटोलकर वह कमरे में पहुंची। अहल्या उसी तरह सहमी सिमटी चुपचाप बैठी थी। माँ के आंसू उसके लिए कोई नवीन वस्तु नहीं थी। रात दिन वह माँ को इसी प्रकार बिसूरते देखती आई थी। फिर मामी के कठोर स्वभाव ने उसके नन्हे हृदय को बहुत कुछ वजह से पूर्व ही समझा दिया था। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।